हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी। अब देखिए, इसमें आपको हमने पहला चैप्टर पढ़ा दिया। पहले चैप्टर के अंदर जो जनन था, जनन के बारे में हमने आपको बताया जीवों में जनन कैसे होता है। उसमें हमने आपको विस्तार में बताया कि जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन कितने प्रकार का होता है, मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में बताया। पहले हमने आपको अलैंगिक जनन समझाया। अलैंगिक जनन जो होता है, हमने बताया था इसमें केवल कोई एक जीव भाग लेता है, कोई एक मात्र कोशिका भाग लेती है और उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह और अलैंगिक जनन हमने तमाम विधियाँ भी बताया था, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्भवन, ये सब चीज़ें बताई थी। इसके बाद अलैंगिक जनन के अंदर एक और जनन था जो पौधों में पाया जाता है, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के बारे में हमने आपको बताया कि पौधे के कायिक अंगों से जब नए पौधों का निर्माण होता है तो वह कायिक जनन की क्रिया कहलाती है। मतलब पौधों के कायिक भागों से, कायिक भाग का मतलब होता है जड़, तना और पत्ती। पौधों के कायिक भागों से जब नए पौधों का निर्माण होता है तो वह कायिक जनन की क्रिया कहलाती है। और कायिक जनन के अंदर जड़, तना और पत्ती आता है। और कायिक जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। या हम कहें कि प्राकृतिक कायिक जनन और जो होते हैं आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है उसमें हमने आपको समझाया था जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, ठीक है, और भी होता है लेकिन मुख्य रूप से जड़, तना और पत्ती। इसके बाद कृत्रिम कायिक जनन के बारे में हमने आपको बताया था कि कृत्रिम में हमने बताया था कलम करना होता है, रोपण करना है, दाब लगाना है, ये तमाम विधियाँ हमने आपको बताया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि कायिक जनन से क्या लाभ और क्या हानि होता है। इसके बाद लास्ट में आपको बताया ऊतक संवर्धन क्या होता है। ऊतक संवर्धन या जो है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन उसी को कहते हैं। वो भी हमने बताया कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है या ऊतक संवर्धन जो होता है वह एक आधुनिक विधि होती है और कम समय में हम एक से अधिक पौधे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसको हमने विस्तार से आपको पीछे बताया था। इसके बाद हमने बताया था इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, वो पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जो होता है वो सर्वोत्तम होता है, क्या होता है। तो इसमें हमने बताया था कि अलैंगिक जनन के समय जो नए जीवों का जो निर्माण होता है वह मातृ जीव के समान होते हैं, मातृ कोशिका के समान होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में जो होता है दो भिन्न भिन्न युग्मक होते हैं और उन दोनों भिन्न भिन्न जो युग्मक होते हैं उनमें जो है अलग अलग लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के संयोग से एक नए जीव का निर्माण होता है और उस नए जो जीव बनता है उसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशन पाया जाता है। यह इस वेरिएशन के कारण, इस इन विभिन्नताओं के कारण जो होता है कि उसमें जो होती है भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए जो होता है लैंगिक जनन जो होता है वह अलैंगिक जनन से सर्वोत्तम होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक होते हैं, तो नर के लक्षण और मादा के लक्षण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं और ये मिल करके संतति का निर्माण करते हैं। तो संतति के अंदर जो होते हैं एक नए लक्षण का विकास हो जाता है। इस नए लक्षण के कारण उसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, माता पिता से अलग हट करके उसके अंदर लक्षण विकसित होते हैं, जिसके कारण जो होता है आपको जो होते हैं विभिन्नताएं दिखाई देने के कारण ही वह जो होता है सर्वोत्तम माना जाता है। ये विधि क्या होती है? सर्वोत्तम होती है, लैंगिक जनन की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अब हम आते हैं अगले जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले आप समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। तो पहली चीज इसमें आती है आपको पीजी। ये हमने आपको 11 में पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, आपकी पीजी और अनावृत बीज। पहले ये चीज समझ लीजिए क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। आप पीजी को हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म और इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कहलाता है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, पीछे थोड़ा सा आप अपना दिमाग में दौड़ाइए। 11th में हमने क्या पढ़ा था, उस 11th में हमने ये चीज़ें समझाई थी। जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको समझा रहे थे उसमें हमने इस बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन हम आपको क्या करते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि थोड़ा सा पीछे का समराइज करके तब हम आगे बढ़ें। तो इसलिए वो पीछे की चीज़ों को समराइज कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म दो शब्दों से बना है, एंजियो
यह और प्लस स्पर। यह एंजियो में होता है कवर, कवर माने होता है ढका हुआ, और स्पर माने होता है सील। यह तो आवृत बीजी पौधे का मतलब हो गया इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, ढके हुए। बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है। यह जब बीज ढका होगा, बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाएगी, वह आवृत बीजी पौधा। हमारे आसपास जितने भी पौधे दिखाई देते हैं ये सब आवृत बीजी पौधे। यह मतलब उनके जो बीज होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, ओवरी वाल पाई जाती है, जिससे ये क्या होते हैं, ढके होते हैं, और ढके होने के कारण इनको हम आवृत बीजी पौधा। यह देखिए अनाथ होता है क्या, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नो, जिम्नो और स्पर। यह जिम्नो माने होता है नेकेड, नेकेड। स्पर माने आप जान रहे हैं सीड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनाथ बीज का मतलब हो गया कि इसमें जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, मतलब बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती। ये नग्न बीजी पौधे का नाम। लेकिन नग्न बीजी पौधे होते हैं, इनमें जो होता है एक पौधा जो होता है जो साइकस का पौधा होता है, वह केवल सजावट के काम में लाया जाता है। यह बाकी जो पौधे होते हैं इस वर्ग के, वह काफ़ी बहुमूल्य इमारती होते हैं, फर्नीचर आदि बनाने के काम में लाया जाता है, काफ़ी कठोर भी होते हैं और हल्के होते हैं। इनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, हल्की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बैट है, हाकी है, माचिस की तीलियाँ हैं, जो है लकड़ी के खंभे हैं, और इसके अलावा फिट जो स्केल बनाई जाती है लकड़ी की फिट होती है, लकड़ी के होल्डर होते हैं। इसके अलावा जो होता है रेल पटरियों के नीचे जो लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं, और इसके अलावा जो पेंसिल की लकड़ियाँ होती हैं, वह सब इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब हमारे हुआ कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है या अनाथ बीजी जो पौधा होता है वह हल्के होते हैं, उनकी लकड़ियाँ हल्की होती हैं, बहुमूल्य होती है, इमारती होती हैं, और उनका जो विभिन्न फर्नीचर आदि बनाने के काम में लाया जाता है। यह और ये जो होता है जो कि एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं, वजनी होती है, हल्की नहीं होती, वजनी होती है, और ये भी फर्नीचर बनाने आदि के काम में लाई जाए। लेकिन हमने अभी आपको बताया जो बैट होता है, हाथी होता है, माचिस की तीलियाँ होती हैं, पेंसिल की लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी के स्केल होते हैं, इसके बाद लकड़ी के होल्डर होते हैं, और रेल पटरियों के नीचे जो लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं वह सब इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। और इसमें एक पाइनस का पौधा होता है, तो जिससे हम टर्पेंटाइड ऑयल टार्पीन का तेल भी निकालते हैं, उसके अंदर रेजिन पदार्थ पाया जाता है, और वह रेजिन पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील होता है, और इससे हम टर्पेंटाइड ऑयल या टार्पीन के तेल को निकालते हैं, जिसका उपयोग पेंट आदि के काम में लाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हो गया। अब हम आता है पुष्पी पौधों में लाइट है, तो जितने आवृत पौधे होते हैं वे पुष्पी पौधे कहलाते हैं। उनमें पुष्प का निर्माण होता है, और पुष्प का जब निर्माण होगा तभी उसमें जो होता है क्या होता है, फल का निर्माण होता है, अन्यथा फल का निर्माण नहीं होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं या हम कहें कि इसमें पुष्प का निर्माण होता है, वह जो होते हैं आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अब देखिए उसका एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे ये होता है, ये फिगर है, इसमें जो होता है आप इसको फिगर के माध्यम से समझ लेंगे, इस तरह होता है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो इस तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इस तरह और इसके बाद जो है यहाँ पे होते हैं ये जो होता है धुंधली वारचना पाई जाती है। अब देखिए ये है, अब देखिए ये क्या भाग होता है, ये होता है थैलेमस, मतलब पुष्पासन जिसको कहते हैं, या कहते हैं रिसेप्टिकल कहते हैं। और ये होता है कैलिस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य कहते हैं। ये होता है करोला कहलाता है, जिसको हिंदी में गलपुंज कहते हैं। और ये होता है पुंकेसर कहलाता है, इसको हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसको पुंकेसर न लिख करके आप इस तरह लिख लीजिए। ये जो होता है फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट। और ये होता है एंकर कहलाता है, और इन दोनों को मिला करके हम इसको पुंकेसर या इत्यादि।
ये स्टेमिन कहलाता है। उसी तरह जो होता है, और ये स्टेमिन जो होता है वह मेल पाइप कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पाइप, मेल रिप्रोडक्टिव पाइप। और इसके बाद जो होता है, ये देखिए क्या होता है, इसको हम जो है देखते हैं, ये स्टिग्मा कहलाता है, और ये जो पार्ट होता है वह स्टाइल कहलाती है, और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे रचना बनी होती है इस तरह। ये जो भाग होता है बना होता है, ये जो होता है भाग होता है ब्लड कहलाता है, इसको हम करते हैं वही करते हैं, और इन तीनों को मिला देते हैं जिसको कहते हैं कार्टिल कहते हैं, यह कार्टिल कहलाता है। और ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या इसी को या हम लोग इसी करते हैं गाइनिशियम करते हैं, गाइनिशियम, और इसको जो होते हैं एंडोमेट्रियम करते हैं, एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो कहने का मतलब हमारे एक बार ये होता है कि जो आर्टिफिशियल पौधे होते हैं या जो पुष्पीय पौधे होते हैं, उसमें जो होता है पुष्प के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। पहला आता है कैलिक्स, मतलब इसको हम बायगल्कुला, जो पुष्पीय पौधा होता है, मतलब जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं, पुष्प के भाग, और जो पहला जो भाग होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। ये होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है बायगल्कुल, बायगल्कुल। दूसरा जो भाग होता है वह करुला कहलाता है, जिसको हम कहते हैं गलकुल, गलकुल। और इसके बाद जो तीसरा भाग होता है वह कहलाता है एंड्रीशियम, एंड्रीशियम, इसको हम कहते हैं पुष्पम। और इसके बाद जो चौथा भाग होता है वह गाइनिशियम कहलाता है, जिसको हम कहते हैं जाया। ये जो है पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करुला, एंड्रीशियम और गाइनिशियम, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैलिक्स होता है, आपने देखा कोई फ्लावर ले लीजिए, गुड़हल का फ्लावर ले लीजिए, आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा। तो गुड़हल का जो पुष्प होता है उसमें जो बाहर आप देखेंगे हरे रंग की पत्तीनुमा रचना होती है, उसको हम कैलिक्स कहते हैं या बायगल्कुल कहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उसको दलकुंज कहलाता है। इसके बाद उसमें आपने देखा तमाम घुंडीनुमा रचनाएं पाई जाती है, पीले पीले रंग की, वह जो घुंडीनुमा रचनाएं होती है उसी को हम एंड्रीशियम या स्टैमेन्स कहते हैं। और स्टैमेन्स मतलब एंड्रीशियम होता है वह भाग कहलाता है पुष्प का, और उसकी इकाई होती है वह स्टैमेन्स कहलाती है। और प्रत्येक स्टैमेन्स के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर जो होते हैं वह पॉलन ग्रेन क्या होती है, परागकण पाए जाते हैं या मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा भाग होता है वह गाइनिशियम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, मादा जननांग कहलाता है। और ये एंड्रीशियम जो होता है वो नर जननांग कहलाता है, ठीक है। अब होते ये जो गाइनिशियम होता है उसकी जो इकाई होती है वह कार्पेल कहलाती है या पिस्टिल कहलाती है। और इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवन कहलाते हैं। स्टिग्मा जो होता है ऊपर का भाग होता है, जो चिपचिपा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है। यहाँ पे जो सर्कलाकार धूल होता है, तो सर्कलाकार धूल होने के कारण ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करते, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और पॉलन ग्रेन जब ग्रहण कर दिया जाता है परागकणों को ग्रहण करके और ये अंडाशय तक ले आते हैं। और जैसे ही अंडाशय क्या आता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, और अंडाशय जो परिपक्व जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं, और इसी बीज से नए पौधे का निर्माण। तो आपको पूछा जाता है जो जायान होता है, जायान के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवन। स्टिग्मा जो का ऊपर का भाग होता है, स्टाइल नलिका की समान रचना होती है, वह हम स्टाइल करते हैं। और नीचे जो का भाग जो खुला हुआ भाग होता है उसको जोड़ते हैं ओवरी कहा जाता है। और इसकी इकाई कार्पेल होती है, गाइनिशियम होता है इसको। ये फ्लावर के पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं, और उन
भागों के बारे में बताया। केवल इसके बारे में एक चीज समझ लीजिए, ये होते हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, उन आवृतबीजी पौधों में जो पुष्प होता है वह मुख्य भाग कहलाता है, और पुष्प ही होते हैं वह होते हैं जनन में, या हम कहें कि होते हैं उससे जो होता है जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। और पुष्प जो होता है वो पौधे का आकर्षक भाग होता है, ये वह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो इसके अंदर पुष्प के अंदर जो होते हैं मधुमक्खियाँ हैं, कीट है, आदि क्या होते बैठते हैं, जिससे परागण की क्रिया क्या होती संपन्न होती है। तो इसका मतलब है पुष्प के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए, और इन्हीं चारों भागों के द्वारा होता है पुष्प के जो है वर्णन किया है। अब इसके बाद इसमें हम एक एक करके आपको डिटेल में वर्णन करेंगे। पहला जो होता है कैरिस होता है, बायजंतु होता है, और ये सफ़ेद रंग का होता है, और ये जो बायजंतु होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो होता है और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है। ये बायजंतु कहलाता है। दूसरा होता है दलकुंज कहलाता है, जो पंखुड़ियाँ होती रंगीन होती हैं वह दलकुंज कहलाती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आकर्षित करने का काम करती हैं और परागण की क्रिया में सहायता करती है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वह इंड्यूसियम कहलाता है। ये पुष्प का नर जननांग कहलाता है, नर भाग कहलाता है। और इसमें हमने अभी बताया कि इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाती है, और पुंकेसर के जो 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, या इसको हम कहते हैं परागकोश, और ये कहलाता है पुंतंत्र। पुंतंत्र और परागकोश जो होते हैं वह नर जननांग के भाग कहलाते हैं, नर मन के भाग कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी को हम जो है इसकी इकाई स्टेमिस कहलाती है, और ये रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है। इसको हम एंड्यूसियम कहते हैं, आपको मन। और उसका जो चौथा भाग होता है उसको हम जायांग कहते हैं। ठीक है। और जायांग की इकाई कार्पेल होती है, और प्रत्येक कार्पेल के 3 भाग होते हैं। यह स्टिग्मा, स्टाइल और कोर। स्टिग्मा होता है कि यह न्यूक्लियस होता है, चिपचिपा होता है, जो परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करता है या परागकणों को ग्रहण करता है। ये बना होता है। और स्टाइल को ललिता की समान रचना होती है, और नीचे का आधार का जो भाग खुला हुआ भाग होता है, स्वेलेन जो भाग पार्ट होता है वह जो होता है वही कहलाता है। और इन तीनों को मिला करके हम उसको कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, या इसी को हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। और इसकी इकाई जो होती है मतलब जिसको हम डायनेशियल कहते हैं या जायांग कहलाता है। ये पुष्प का वर्णन होता है। अब पुष्प के बाद आगे हम आपको अलग अलग बताएंगे कि नर और मादा जो है पुष्पों का विकास कैसे होता है उसके बारे में। आज के दिन यही तक लेक्चर होगा। धन्यवाद।